बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्टूडेंट्स, अगर आप साइट इंजीनियर हो या लेट्स से आप में से कोई साइट इंजीनियर है जो साइट पे काम करता हो या जिसने मैप स्टडी की हो, तो आई होप दैट यू विल सी दीज कोएफिशिएंट्स। ज़्यादातर नशों में अगर आप स्ट्रक्चर ड्राइंग्स देखें तो वहाँ पे L/4 L/3 और इस तरह के कोएफिशिएंट्स वो फर्स्ट पेज पे अक्सर दिखाए जाते हैं। इन कोएफिशिएंट्स का क्या मतलब है? और इसी तरह अगर आप निल्सन बुक के बिल्कुल लास्ट पेजेस पे जाए या मैकग्रेगर की, सॉरी, तो वहाँ पे ये कुछ चार्ट्स हैं। ठीक है, अभी चार्ट्स देख रहे हैं, ये ग्राफ्स। इन ग्राफ्स का क्या मतलब है? इसी तरह अगर आप निल्सन बुक के लास्ट पेजेस पे जाए और आप ये ग्राफ्स देखें, तो ये ग्राफ्स जो होती हैं बेसिकली ये क्या होती हैं, इसका मेन फंक्शन क्या है। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम इन चीज़ों को समझेंगे, इन ग्राफ्स को समझेंगे, इन कोएफिशिएंट्स को समझेंगे। और ये लेक्चर जो है ये इंतहाई अहम लेक्चर है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि साइट पे काम करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, इफ़ यू वॉच दिस लेक्चर थारोली, और इसके साथ इस ये जो मैंने एग्जांपल स्टार्ट किया था उसको आप कवर करेंगे, तो याद रखिए जब आप साइट पे काम करेंगे, साइट पे आपको स्ट्रक्चर ड्राइंग पे आई थिंक सो 100% अबोर होगा। ठीक है, कि कहाँ पे बार प्लेस करना है, कैसे प्लेस करना है, उसको कहाँ बेंट अप करना है, कहाँ पे उसको डिसकंटिन्यू करना है, हुक कैसे देना है। ठीक है, ये सारी डिटेल जो होगी वो, या फॉर एग्जांपल जब भी आप कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइनर के साथ काम कर रहे हो तो कम से कम आपको डिटेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बिफोर यू यू आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो, this lecture, I must recommend you that please go to my YouTube channel। और मेरे YouTube चैनल के ऊपर जो चैनल प्लेलिस्ट है, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है जिसमें से आप देख सकते हैं ये तकरीबन 18 लेक्चर जो डेवलपमेंट लेंथ के साथ रिलेटेड है। व्हाट इज़ डेवलपमेंट लेंथ, व्हाट इज़ एक्चुअल कट ऑफ लेंथ, कट ऑफ पॉइंट, व्हाट इज़ थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट, ये सारे के सारे डिटेल्स आपको एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप तब समझेंगे जब आपने ये 18 वीडियोस सर्च की हो और आपने इसको तारोली वॉच की हो। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे इस लेक्चर में बेसिकली इसके ऊपर ज़रा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। ठीक है, सो आई रिकमेंड यू टू प्लीज़ वॉच दैट वीडियोस। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर एग्जांपल, जैसे कि हमने ये एग्जांपल स्टार्ट किया था और इसकी फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी स्लैब सिस्टम को डिज़ाइन किया था। सेकंड पार्ट में हमने ये जो बीम है B3 B4 B3, इसकी डिज़ाइन प्रोसेस स्टार्ट की थी। इसकी फ्लेक्सर डिज़ाइन हमने कंप्लीट की थी और इसकी शीयर डिज़ाइन और डिटेलिंग इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो बिफोर वी गोइंग टूवर्ड the detail or the rest of the portion of this example, first of all I want to show you some important details। याद रखिए जब भी आप फ्लेक्सर डिज़ाइन करते हैं तो जो स्टील आप प्लेस करते हैं बेसिकली, तो याद रखिए अगर आपके 2 लेयर्स है, 1 लेयर्स है, तो अगर 2 लेयर्स में आपने स्टील डालना है, बेसिकली इफ यू वांट टू प्लेस द स्टील इन 2 layers, remember the clear distance between the top and bottom layer should fulfill these criteria। Similarly, the clear distance in between or the clear spacing in between two adjacent bars should fulfill these criteria। And similarly, the clear cover should 1.5 inch or according to SI criteria। Clear? Similarly, in slab, you see this maximum spacing of flexure reinforcement in slab, it should fulfill these criteria। Clear? So जब ये क्राइटेरिया फुलफिल होंगी तो तब जाके हम डिटेलिंग के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम एग्जांपल की तरफ आते हैं। लेट्स सी कि एग्जांपल में हम शेयर डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। शेयर डिज़ाइन के लिए भी मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स मौजूद है कि शेयर डिज़ाइन को किस तरह प्रॉपर करते हैं। ठीक है, अगर आप वहाँ जाए और आप वो लेक्चर्स को थारोली वॉच करें
सो आई थिंक सो आपको कोई मसला नहीं होगा। तो ये एग्जांपल था, हमने स्टार्ट किया था, सारा डिज़ाइन प्रोसेस हमने कंप्लीट किया था, और जो पार्ट 2 पार्ट है, ठीक है, और उसमें जो फ्लेक्चर डिज़ाइन था हमने कंप्लीट किया था, ठीक है, और ये फाइनल उसकी वो पोजीशन थी। नाउ इसके बाद हमारा शेयर डिज़ाइन आता है, ठीक है। शेयर डिज़ाइन कैसे करना है, देखिए सिंपल है। ये हमारा बीम है, ये भी 3 है, ये भी 4 है। हमें यहाँ पे शेयर चाहिए, यहाँ पे शेयर चाहिए, यहाँ पे शेयर चाहिए और यहाँ पे चाहिए, ठीक है। प्रोसीजर इज सिंपल। उसने दे बेसिकली टिपुलेटेड द होल द प्रोसेस। एल एन डिटरमिन किया है जो कि हमें गिवन है 388, इस पेन के लिए 324 इंच है, ऑलरेडी गिवन है। डब्ल्यू यू हमने ऑलरेडी फाइंड किया था उस पार्ट लेक्चर 2 में। WLU ये लाइव लोड अल्टीमेट लोड जो कि 1.6 के साथ 1.08 और 1.11 इस P4 के लिए और B3 के लिए 1.08 के पर स्क्वायर फीट हमने फाइंड आउट किया था, उसको जस्ट उन्होंने अल्टीमेट किया। अब ये क्यों करते हैं, इसके लिए बेसिकली जो है एक कंडीशन है, ACI कोड क्राइटेरिया है, वो मैं ज़रा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन इसी बुक में से इसकी डिटेल मौजूद है, ठीक है। ये जो आप बेसिकली, हाँ, इसके बाद WULN डिवाइड बाई 2, हाँ, ये कोएफिशिएंट्स हैं बेसिकली, और ये कोएफिशिएंट इन्होंने फाइंड किए हैं। लेट मी शो यू वेयर इट दोज डिटेल्स। सो फाइनली ये वो डायग्राम है जो कि आपको शेयर की डायग्राम क्लियर करेगा, ठीक है। ये हमारे कोएफिशिएंट्स है, यहाँ पे WULN डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे शेयर की अमाउंट इसके बराबर होगी, ठीक है। यहाँ पे जो शेयर होगी 1.15 टाइम्स ऑफ ये जो शेयर की वैल्यू होती है इसके बराबर। याद रखिए जब आपके पास यूडीएल लोड हो, कोई पॉइंट लोड ना हो, तो फिर ये इसके बराबर होती है। और इस तरह यहाँ पे जो शेयर होगी तो वो इसी के बराबर, इसी यही कोएफिशिएंट होगा। जब लोडिंग सेम हो तो यही V1 यहाँ होगा, अगर लोडिंग इसके लिए सेम ना हो तो फिर V2 आप उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये 1/2 कोएफिशिएंट और 1.15 कोएफिशिएंट ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी स्लैब के केस में से कि कहाँ से ये आते हैं। और मैं आप लोगों को फिर दोबारा दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर है, ठीक है ना, CV 1.0, 1.15, 1.0, 1.0, ओके। सो ये वो कोएफिशिएंट्स है, यहाँ भी है, आप देख सकते हैं, जिसको हमने यूटिलाइज किया और हमने ये शेयर्स की वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है। जब आप शेयर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये CV एट सपोर्ट आपके पास 1.0, यहाँ पे 1.15, 1.0, यहाँ पे 1.0। अब ये जो 0.125 आया है इसके लिए भी ऐसे कोड में तो ऐसी वो क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन याद रखिए कि वो बेसिकली कोड ये डिफाइन करता, कोड में ऐसी वो नहीं है, लेकिन इस बुक में बेसिकली इन्होंने एक जगह में से इसकी डिटेल शो की है, और बेसिकली वो उस मकसद के लिए इन्होंने ये दरमियान पे 1.125 ये डिफाइन किए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिकॉज दिस बीम इज सपोर्टेड बाय अदर बीम्स, हाँ बेसिकली दिस इज नॉट, बट ये जो कोएफिशिएंट है बेसिकली आई विल शेयर दिस कोएफिशिएंट, ओके, बट ये जो कोएफिशिएंट है 1/8, ये जो कोएफिशिएंट है ये 1/8 है, ठीक है ना। तो बहरहाल इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता 9.3, क्योंकि दरमियान में अक्सर शेयर जो की वैल्यू जो होती है वो हम 0 कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो डायग्राम ड्रा की है मैंने स्ट्रेट ड्रा की है, ठीक है, क्योंकि अक्सर दरमियान पे शेयर की मकदार कम होती है। थ्योरेटिकली हमें यहाँ शेयर रिइंफोर्समेंट देने की भी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब द नेक्स्ट प्रोसीजर द सिंपल, ठीक है, आपने डायग्राम ड्रा किया, उसके बाद हमने VU फाइंड आउट किया 55.4, 6.98, ये कहाँ से आ गया, तो सिंपल सी बात है कि WULN डिवाइड बाई 2, और उससे ये 55 आ गया, फिर उसको 0.75 से डिवाइड किया तो 73.9। अभी सारी वैल्यूज़ इसी प्रोसीजर से आपके पास आती हैं, और याद रखिए 0.125 या कोएफिशिएंट है 1/8, ठीक है, ये 1/8। नाउ ये जो सारी वैल्यूज है ना,
ये तो आपके पास वी यू की वैल्यू आ गई, उसको पाई 0.75 से डिवाइड कर दो तो ये वैल्यूज यहाँ पे शो करो, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एक्सटीरियर एंड ऑफ द B3 बीम, ये जो है इसके लिए हम डिज़ाइन करते हैं। अब ये जो सेंटेंस जो मैंने हाईलाइट की है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। अक्सर आप लोगों ने जब हम डिज़ाइन करते हैं शेयर के लिए तो हम शेयर को कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द सपोर्ट द डिस्टेंस ऑफ टी, बट अगर आप इस फिगर में देखें, ये वो बीम है जिसको हम प्रैक्टिकली डिज़ाइन कर रहे हैं। अब ये बीम बेसिकली इसको सपोर्ट कर रहा है गिरडर्स, ठीक है ना। तो इस वजह से ये जो क्रिटिकल डिस्टेंस डी के ऊपर हम लेते हैं, ऐसे कोड ही डिफाइन करता है कि अब आप वो नहीं लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इधर आप देख सकते हैं, बिकॉज दिस बीम इज सपोर्टेड बाय अदर बीम्स, द क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर इज लोकेटेड एट द फेस ऑफ द सपोर्ट, नॉट एट क्रिटिकल डिस्टेंस डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद इन्होंने वी यू शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू पाई वी सी डिवाइड बाई 2। अगर आपका शेयर की वैल्यू इनसे बढ़ जाए, थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली यू हैव टू प्रोवाइड शेयर रेनफोर्समेंट। अगर आपने कि शेयर इसकी कम हो जाए, सो यू डोंट नीड टू प्रोवाइड नॉमिनल शेयर रेनफोर्समेंट, ठीक है। वीसी को फाइंड किया, वीसी को हाफ से डिवाइड किया। अब बिकॉज वी यू इज 73, अब लेट्स सी यू सी 73 is more away, is far away than 16.3, so that's why we need shear reinforcement. Clear? Now shear reinforcement देने से पहले आप लोगों के लिए बात जरूरी है कि you should find this value, ACA code section this limits। अब ये जो इन्होंने फाइंड की है इसकी वैल्यू, ये एक्सप्लेन करता है कि आपकी जो ये अमाउंट है ये से कम है, इसलिए आपके पास जो मैक्सिमम स्टीरिप्स की जो डिस्टेंस होगी अब ये डिसाइड करेगी। अगर इनसे ये वी यू इसकी वैल्यू ज़्यादा होती और 8 इंटू एफ सी प्राइम रूट बी डब्ल्यू डी से कम होती, तो फिर ये जो होगी ये d/4 और ये आपके पास 12 होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे लेक्चर है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, उस वीडियो को देखें कि कब ये लिमिटेशन यूज होती हैं और कब जो होती हैं अदर लिमिटेशन यूज होती हैं। जाहिर है शेयर के लिए दो तीन क्राइटेरियाज है, उसको सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है ना। सो आपके पास d/2 और इस यानी कि आपकी मैक्सिमम स्पेसिंग जो स्टीरिप्स की होगी वो कितनी होगी। अब इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होती है वो आपने लेनी है। अब जाहिर है 10.75 इज मिनिमम, तो याद रखिए कि स्टीरिप की जो डिजाइन स्पेसिंग होगी एस, वो 10.75 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर? इसका मतलब ये। अब यूज 10 इंच इज द मैक्सिमम स्पेसिंग। लेट से अगर आप 10 इंच स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं स्टीरिप्स को, तो इसकी वैल्यू अगर आपके पास लेट से 10 आती है, तो यहाँ एक बात याद रखिए, यहाँ तो हमने डिसाइड किया कि 10.75 से हमारी इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं हो सकती। अब शेयर की वैल्यू जो 73.9 बेसिकली है, उसके लिए जो थ्योरेटिकल एस है वो कितनी होगी, तो हम वो इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। इस फार्मूले को यूटिलाइज करें, इस बाकी सारे वैल्यूज। अब देखिए ए वी, ये डबल लेग स्टिरप बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज, and number 3, so the number 3 double leg stirrup AV, that is cross section area 0.22, and FYT and something, all putting all the values, VU by 5V की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है और VC की वैल्यू भी ऑलरेडी मौजूद है, तो 6.87 से 6 इंच। नो शेयर की इस अमाउंट को कवर करने के लिए आपके पास स्टिरप्स की स्पेसिंग हमने जो डिसाइड की वो 6 है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कि अगर हम 10 इंच के ऊपर स्टिरप्स को प्लेस करेंगे, तो अगर 10 के ऊपर प्लेस करेंगे तो वो स्टिरप स्पेसिंग कितनी शेयर को कवर करेगा, ठीक है। तो उस शेयर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ये इक्वेशन किस तरह आई है, तो लेट मी शो यू हेयर। देखिए आपके पास इस इज इक्वल टू ए वी एफ वी ओ, बेसिकली इक्वेशन स्टैंडर्ड। इस चूंकि हम 10 इंच हमने फिक्स किया, 10 को इसको इस तरफ ले आए और इसको उस तरफ शिफ्ट करें, ठीक है। फिर VC को इस तरफ शिफ्ट करें और VU डिवाइड बाई P, VU डिवाइड बाई P जब आप उसको
अल्टीमेट शेयर को आप 0.75 या 5 की वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो नॉमिनल शेयर बन जाता है, ठीक है ना। और इनसे जाहिर है कि एस जो है वो अब 10 है, ए भी नोन है, एफ वाई डी वी सी भी नोन है, आप इसमें सारे वैल्यूज पुट करें सो इट विल गिव यू 61। दिस मीन्स कि 61 जब आप स्टिरप्स को 10-10 इंच की डिस्टेंस पे रखेंगे तो वो कितने शेयर कवर करेगा, वो आपको 61 कैप्स शेयर कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा। अब याद रखिए, अब हमने वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जहां पे 61 शेयर एग्जिस्ट करता है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जाहिर है ये आप देखिए डायग्राम, हाफ डिस्टेंस 194 है, ठीक है, और 61 यानी कि हमने ये लोकेशन फ्रॉम द फेस एक्स प्राइम फाइंड आउट करना है। सिमिलर ट्रायंगुलर रूल यूज करें, ये उसका सारा प्रोसीजर है। और इसी तरह जो x यानी यहाँ से ये डिस्टेंस 155, 194 में से 155 माइनस करें तो 38.7 इंच, यानी कि ये 61 जो कि यानी इसके बाद हम स्टिरप्स देंगे 10-10 इंच से। याद रखिए इस x प्राइम ये जो जितना डिस्टेंस है 38.7, इसके अंदर हमने स्टिरप्स को 6-6 इंच के डिस्टेंस पे रखने हैं। इसके बाद हमने 10-10 इंच के ऊपर रखने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमने वो पॉइंट फाइंड आउट करना होता है जहां पे VC/2 एग्जिस्ट करता है, यानी कि 16.3। अब ये वो डिस्टेंस है जिसके बाद हमें थ्योरेटिकली और ऐसी कोड के तहत इसके बाद आपको शेयर रिइंफोर्समेंट देने की जरूरत नहीं होती। तो उसको मैंने x डिसाइड किया, टोटल डिस्टेंस 194 है, सिमिलर ट्रायंगल रूल को यूज किया और यहां से मैंने जो x कैलकुलेट किया वो राउंड अबाउट 173, यानी कि फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट, ये जो एक्सटीरियर फेस है यहां से 173 इंच डिस्टेंस के बाद आपको स्पेसिंग स्टिरप्स देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह इस तरफ से अगर आप लोग कैलकुलेशन करें दूसरी तरफ के लिए इट बिकम्स 176, यानी कि 176 के अंदर देखिए 176 के अंदर आपने स्टिरप्स प्रोवाइड करनी है और 173 के अंदर उस साइड से, और ये जो 21 और 18 इंच की डिस्टेंस है इसमें हमने स्टिरप्स प्रोवाइड नहीं करनी है। इस टोटल कैलकुलेशन का मकसद ये है, ठीक है। इस सारा प्रोसीजर यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए एट द एक्सटीरियर एंड ऑफ द 3 यूज नंबर 3 ग्रेड 6 डबल लेग स्टिरअप, 1 at 3 इंच, 6 at 6 इंच एंड 13 at 10 इंच सेंटर टू सेंटर, यानी कि 38 इंच तक तो आपने 6 6 का 36 ओके 6 स्टिरप्स देने हैं। इसके बाद जो जितनी डिस्टेंस है 173 तक, उसमें से आपने 10-10 इंच स्टिरप्स को एडजस्ट करना है, ठीक है। इस तरह इंटीरियर इनके लिए सेम कैलकुलेशन प्रोसीजर है, ठीक है, वो आप लोग खुद करें। जो नेक्स्ट स्टेप है, यहां तक आपकी शेयर की जो वो डिज़ाइन है वो कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग वो स्टार्ट होती है पोर्शन ऑफ दिस एग्जाम्पल, वो है डिटेलिंग की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखिए डिटेलिंग के लिए आपके पास ACI 31599 की एक पूरी डॉक्यूमेंट मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा ACI कोड भी आपको ये सारे के सारे क्राइटेरिया जो है, आपने स्लाइस कैसे देनी है, आपने बार को कहाँ पे कटअप करना है, कितनी रीइंफोर्समेंट कंटिन्यू होनी चाहिए, ठीक है ना, ये सारे की सारे डिटेल्स इस चैप्टर 7 में मौजूद है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट डिटेल और है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो वो बेसिकली एक ACI डिटेलिंग मैनुअल होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। लेकिन यू ACI डिटेल मैनुअल है कि जब भी आप किसी भी बीम की स्ट्रक्चर डिटेलिंग करेंगे तो यू शुड फॉलो दीज रूल्स। क्लियर, आपको इसके ऊपर मतलब यूज करने के कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखें, चेक द डेवलपमेंट लेंस एंड डिजाइन बार कटअप्स। देखिए मैं इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कटअप क्या होती है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है। अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पे जाए और आपको जो वीडियोस मैंने पहले आप लोगों को मैंने शेयर की 18 लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उसमें इस सारे पॉइंट्स
थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट क्या होती है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, बाउंड क्या होती है, और उसके ऊपर तकरीबन 15-20 सॉल्व एग्जाम्पल है। उससे आपकी एक बेस बनेगी। इस सारे प्रोसीजर को आप खुद बहुत समझेंगे कि ln/16 का क्या मतलब है, 12 dB का क्या मतलब है। ठीक है, बहरहाल हमारे पास डी इतनी है, 12 dB हमारे पास जो, याद रखें नंबर 8 के लिए हमारे पास 10.5 फॉर नंबर 7, 9 इंच फॉर नंबर 6। इसका मतलब ये है कि dB यानी कि नंबर 8 बार 8 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 12 तो 12 इंच बनती है। देखिए इसका मतलब हाँ, ln डिवाइड बाई 16 आपके पास इतना बनता है। एक्सटीरियर स्पेन के लिए ये बनता है, इंटीरियर के लिए ये बनता है। ठीक है, देयरफॉर डी, अब इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इन तीनों में से वो क्या है, वो कौन सा है। देखिए देयरफॉर डी ऑलवेज एक्सीड्स 12 dB। अब डी की एक्चुअल विथ 21.5 है, इन सारे में 12, 10.5 एंड 9, तो ये वैल्यू कंट्रोल करती है। ठीक है, इसी तरह ln/16 इन दो में से आप देखें तो 24.3 ये कंट्रोल करता है। ठीक है, बट ln/16 एक्सीड्स डी, जाहिर है ये दोनों वैल्यूज, ये वैल्यू जो होती है वो इनसे ज्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देखिए हमारे पास जो कंप्लीट डिजाइन है वो ये है। पॉजिटिव मूवमेंट के लिए हमने जो बार डिसाइड की है 4 नंबर 8 बार। नेगेटिव मूवमेंट जो एक्सटीरियर एंड पे है उसके लिए हमने 3 नंबर 7 बार डिजाइन की है। इसी तरह यहाँ पे जो नेगेटिव मूवमेंट है उसके लिए 4 नंबर 7 एंड 2 नंबर 6 बार। और इस पेन के लिए जो हमने बार डिसाइड की 3 नंबर 7, ये ऑलरेडी पार्ट 2 में ये सारा डायग्राम हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जिस तरह प्रैक्टिकल ड्राइंग्स आप साइट पे स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर ड्राइंग साइट पर स्टडी करते हैं, उसमें अक्सर ये दिखाया जाता है कि ये जो 2 नंबर 8 बार है इसके कुछ बार्स यहाँ से डिसकंटिन्यू काट दिए जाते हैं, उसको ऊपर बेंड किया जाता है या काट दिए जाते हैं। इसी तरह कुछ इसका पोर्शन यहाँ पे डिसकंटिन्यू किया जाता है। ठीक है, इसी तरह ये जो नेगेटिव बार्स होते हैं ये इस फेस ऑफ द सपोर्ट से कितने डिस्टेंस तक इसको एक्सटेंड होना है, उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू होना है। कुछ बार डिसकंटिन्यू होती है, कुछ बार एक्सटेंड होती है। इसी तरह यहाँ पे कुछ बार्स तो ज़्यादातर ln/3 और ln/4 ये कोएफिशिएंट्स फॉलो किए जाते हैं, लेकिन ये बाई एक्सपीरियंस है और ये ज़्यादातर अनइकनॉमिकल होती है। आप इस लेक्चर को आप जब स्टडी करेंगे आपको पता चल जाएगा कि अनइकनॉमिकल क्यों है। ठीक है, लेकिन याद रखिए ln/3 ये ज़्यादातर उस सूरत में जब आपके स्पेन्स इक्वल हो, नियरली इक्वल हो। ठीक है ना, और आपके पास यूडीएल लोडिंग हो, याद रखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर कोई पॉइंट लोड आ जाए तो फिर वो ये जो कोएफिशिएंट्स जो मैंने आप लोगों को दिखा दिए लेक्चर के बिल्कुल शुरू में, तो ये काम नहीं करते। उसके बाद हमने जो यूज़ करने हैं वो हमने ये डायग्राम्स यूज़ करने हैं और इनसे हमने बेसिकली वो पॉइंट्स जो होती हैं उसको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप ईटेब में चाहें ना तो ईटेब आपको जो डिटेलिंग देती है उसमें भी ये 1/3 और ये 1/4 ये कोएफिशिएंट्स यूज होती है। लेकिन याद रखिए कि अगर कोई पॉइंट लोड आ जाए तो फिर ये कोएफिशिएंट्स काम नहीं करती। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। या यूडीएल लोड ना हो तो फिर भी ये काम नहीं करती। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको हैंडल करते हैं। देखिए मैं आप लोगों के साथ 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं। आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है, बांड लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ, बांड और वो सारे 18 लेक्चर्स जब आप वॉच करेंगे उसमें सॉल्व एग्जाम्पल्स है, इसी तरह के एग्जाम्पल्स है, तब खुद ब खुद आपको ये समझ आएगी। ठीक है, बहरहाल फिर भी मैं आप लोगों के लिए 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए 4 नंबर 8 बार देखिए अगर एक डायग्राम यहाँ पे है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, दैट डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड। किधर है वो डायग्राम, ये इस डायग्राम को आप देखें, ये भी नेल्सन की बुक और मैग्रेगर दोनों में मौजूद है। देखें हमारे पास जो मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट होती है
तो इसका जो मैक्सिमम मूवमेंट है वो तो यहाँ पे है ना, ठीक है। अब अगर इसकी मैक्सिमम मूवमेंट इस पॉइंट पे है, ठीक है, तो मूवमेंट तो पे डिक्रीज हो रही है, ठीक है। जब मूवमेंट डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे हमें जो स्टील की अमाउंट रिक्वायर्ड है, जाहिर है तो इस पॉइंट पे रिक्वायर्ड है। इसके बाद चूंकि मूवमेंट डिक्रीज होती है, क्वेश्चन ये कि वी शुड नीड टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ स्टील। ओके, इसी तरह इस तरफ भी। लेकिन बेसिकली यहाँ पे एक मसला आता है जिसको हम डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। अब ये सारे ये दोनों ये डायग्राम्स मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की है उन लेक्चर्स में, ठीक है। लेकिन हम इस तरह करते हैं कि हम 1/3 मूवमेंट ऑफ द मैक्सिमम वो मालूम करते हैं, जो कि यहाँ पे 1/3 ऑफ एस, उस 1/3 स्टील को डिसकंटिन्यू करते हैं और बाकी को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीक़ाकार है जो कि हम फॉलो करते हैं। इसी तरह ये अब नेगेटिव मूवमेंट के लिए देखें ना, तो नेगेटिव मूवमेंट का आप ये 2 पॉइंट्स लिए हैं इन्होंने, 1 2, यानी कि हम हाफ पोर्शन को डिसकंटिन्यू करते हैं और हाफ को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। अब यही वो प्रोसीजर है जो कि यहाँ पे वो फॉलो करते हैं। सेलेक्ट कटअप फॉर पॉजिटिव मूवमेंट स्टील इन B3। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम कटअप पॉइंट फाइंड आउट करते हैं किसके लिए, हम पॉजिटिव मूवमेंट के लिए। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो बार्स है 4 नंबर है, मैं एज्यूम करता हूं कि मैं 2 बार्स को कंटिन्यू रखता हूं और 2 बार्स को डिसकंटिन्यू करता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि इस फेस ऑफ सपोर्ट से कितने डिस्टेंस पे मैंने 2 बार्स को डिसकंटिन्यू करने हैं, वो पॉइंट बेसिकली मैंने फाइंड आउट करना है। और वो जो पॉइंट होती है उसको कटअप पॉइंट कहते हैं, ठीक है। उसमें वो कटअप पॉइंट्स 2 होती है, एक थ्योरेटिकल कटअप पॉइंट होती है और एक एक्चुअल कटअप पॉइंट होती है। थ्योरेटिकल वो होती हैं जो हम फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं, फिर उस थ्योरेटिकल को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं सपोर्ट की तरफ पॉजिटिव मूवमेंट के लिए, उसको हम फिर एक्चुअल कटअप पॉइंट कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। ये दो थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल कटअप पॉइंट में ये डिफरेंस है। अब वो थ्योरेटिकल कटअप पॉइंट अगर आप इस बुक में आए तो यहाँ पे उन्होंने शो की है ये पॉइंट बी, इसको थ्योरेटिकल कटअप पॉइंट कहते हैं। अब ये पॉइंट बी जो है इसको कैसे फाइंड आउट करना है, ये सारा प्रोसीजर यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। इस सारा का सारा यहाँ पे चूंकि 4 नंबर 8 बार है तो उसमें से 2 नंबर 8 बार को मैंने डिसकंटिन्यू करना है, जबकि 2, तो इसका मतलब ये है कि मैंने 50% स्टील को डिसकंटिन्यू करना है, 50% स्टील को। तो इस वजह से यहां पे अगर आप देखें, द रिमेनिंग बार्स हैव 50% ऑफ द ओरिजिनल एरिया, देयरफॉर द थ्योरेटिकल फ्लेक्सर कटअप पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर MU इज 50% ऑफ द मैक्सिमम MU एट मिड स्पैन फ्रॉम। अब इसका मतलब क्या हो गया कि चूंकि मैं 50% एस को ज़ाहिर डिसकंटिन्यू, तो आपने जो मैक्सिमम मूवमेंट है आपके पास, उस मैक्सिमम मूवमेंट का आपने 50%, यानी कि यहाँ पे जो मैक्सिमम मूवमेंट है उसका 50% आपने लेना है, तो वो पॉइंट आपके पास आ जाएगा। अब वो पॉइंट किस तरह फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमने जाना होता है किधर, मैग्रेगर की बुक में जो ग्राफ A3 है, ठीक है। मैग्रेगर की बुक में अगर आप जाए तो लास्ट पेजेस पे, तो यहाँ लास्ट पेजेस पे आपको ये ग्राफ मिलेगा। अब देखिए ये वो पॉइंट्स है, ये वो परसेंटेज ऑफ मूवमेंट आपको प्रोवाइड करती है। यानी कि हम 50% डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये पॉइंट आप देख रहे हैं 0.2, यानी कि 0 पॉइंट, ये स्पेन है, रिमेंबर ये स्पेन है। तो स्पेन लेंथ को आपने 0.2 से मल्टीप्लाई करना है। So once you multiply the clear span length with 0.2, it will give the theoretical cutoff point from that side, from the face of the support. This is very important, ठीक है। तो इस वजह से वो यहाँ उसने यहाँ पे लिखा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि 0.021 round about approximately 0.21 0.2. Now you see 0.2 is multiplied with the clear span, ये जो एक्सटीरियर स्पैन है ना 388, इसके साथ, सो दिस इज द डिस्टेंस 81.5. नाउ व्हाट डज इट मीन, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम विच वी हैव टू डिसकंटिन्यूड। अब इसका मतलब ये कि इस फेज से जो थ्योरेटिकल कटअप पॉइंट जो कि बी है,
वो 81 इंचेस के ऊपर मौजूद है, लेकिन ये थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट है। याद रखिए ये थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट है। इस थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट को जो मैक्सिमम मूवमेंट होती है उससे अबव, यानी कि उससे फार अवे सपोर्ट की तरफ आपने इसको एक्सटेंड करना है। कितना एक्सटेंड करना है, इस एक रूट के कुछ क्राइटेरियाज है। देखिए यहाँ इससे इसके अलावा अगर आपके पास निल्सन की बुक है तो निल्सन की बुक में आप लोगों को एक डायग्राम मिलेगा। वो डायग्राम मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये है। देखिए निल्सन की बुक में वो डायग्राम नहीं है, वो मैकग्रेगर की बुक में है। अब ये वो चार्ट है। देखिए हम जो बेसिकली जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव मूवमेंट के लिए हमने थ्योरेटिकल पॉइंट कट ऑफ पॉइंट कैलकुलेट करना है। सो +1/14, तो 50% अब स्टील हमने डिसकंटिन्यू करना है। ठीक है, याद रखिए पॉजिटिव रीजन है और ये नेगेटिव रीजन है। 100 के नीचे नेगेटिव और 100 के ऊपर पॉजिटिव रीजन है, या ये नेगेटिव कोएफिशिएंट्स, ये पॉजिटिव। तो 50, इसको स्ट्रेट नीचे आप इसको ले आए, सो यू गॉट 0.22 राउंड अबाउट। उधर हमने 0.21, यहाँ पे 0.22, तो अप्रोक्सीमेटली सेम वही आता है। ठीक है, फ्रॉम द एक्सटीरियर and 0.26 ln 101 inch from the interior end. These points are B and C. अब देखें उस साइड से तो 81 आता है, लेकिन इस साइड से जो है वो कितना आता है, 101 इंच आता है, और उसके लिए कोएफिशिएंट बनता है 0.26। ठीक है ना, इसके लिए जो कोएफिशिएंट आता है तो वो 0.26 बनता है। क्लियर, ये भी सेम यहां से लिया गया है। ठीक है ना, यहां से। ठीक है, 0.1 आप इस तरह आ जाए और नीचे इसको ड्रैग करें, तो ये 0.22, तो यहाँ 0.25 एंड 0.26। अब चूंकि इस साइड से आना है ना, तो इस वजह से इंटीरियर फेस के लिए जो है, यानी यहाँ जो इंटीरियर फेस है, याद रखिए यहाँ इस इंटीरियर फेस से 0.26 टाइम्स आप एलेन, और इस साइड से 0.21 टाइम्स आप एलेन। तो यहाँ इस साइड से 101, यहाँ से 81, यानी कि जो थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट बी 81 डिस्टेंस पे और सी जो है वो 101। अब उस सी को एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट और बी को बी प्राइम, यानी कि जो एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट है उसमें से कन्वर्ट करना है। अब कैसे करना है, याद रखिए इसके लिए एसीआई की ये सारे के सारे प्रोविजंस है। टू कंप्यूट द एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, अब थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट को अपने एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट में से कन्वर्ट करना है। वी मस्ट सेटिस्फाई द डिटेलिंग रूल्स ऑफ एसीआई कोड, these sections. ओके, बिफोर डूइंग सो वी शैल कैलकुलेट एलडी। याद रखिए एलडी जो है डेवलपमेंट लेंथ है। अब आपने डेवलपमेंट लेंथ को कैलकुलेट करना है। अब जाके आप वन लेक्चर्स को पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि टेबल 8.1 क्या है। लेट मी शो यू दैट टेबल। अगर यहाँ पे मेरे पास हो तो मैं आप लोगों को टेबल 8.1 दिखा दूंगा। मैंने बेसिकली ये सेव किया था, बट आई डोंट नो वेयर आई सेव्ड इट। I was saved that table. Let me show you here. So, अगर आप उन लेक्चर्स को देखें, उन 18 लेक्चर्स को, उसमें ये सारा चैप्टर जो कि डिटेलिंग रिलेटेड है, मैंने ये सारा का सारा चैप्टर जो है thoroughly एक्सप्लेन किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो इक्वेशंस है जो कि अब हम यूज करेंगे। ठीक है, ये वो टेबल है। यहाँ तो निल्सन की बुक में ये 6.1 है, लेकिन अगर आप मैकग्रेगर की बुक में जाए तो वो टेबल 8.1 है। ठीक है, यहाँ ही आप देखें इक्वेशन। जब आपके पास लेट से यू हैव नंबर 7 एंड लार्जर बार, चूंकि हमारे पास नंबर 8 है तो हमने ये इक्वेशन यूज करना है। लेकिन इफ यू आर यूजिंग दिस इक्वेशन यू मस्ट सेटिस्फाई दीज रूल्स, यू मस्ट सेटिस्फाई दीज रूल्स। इस रूल्स का मतलब क्या है, तो ये मैंने आप लोगों के साथ पहले डिस्कस किया बिल्कुल लेक्चर के शुरू में, कि इसका मतलब ये है कि यू मस्ट सेटिस्फाई दीज कंडीशंस। अब ये वो कंडीशंस जब ये सेटिस्फाइड होंगे तब आप ये फॉर्मूलाज यूज करेंगे। ठीक है ना, अगर ये सेटिस्फाइड ना हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो
क्लियर डिस्टेंस इससे ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा हो तो सेम एज अबव। क्लियर। अदर केसेस के लिए अगर ये सेटिस्फाइड ना हो तो फिर ये। अब इसमें साई टी क्या है, साई ई क्या है, ठीक है, एक्सपोजर एफॉक्सी कोटिंग कोएफिशिएंट है और इस तरह लोकेशन फैक्टर होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ उसमें एक्सप्लेन की है। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँ ये हुक्स किस तरह देनी है। यहाँ पे ये जो एग्जांपल अगर आप उन लेक्चर्स को देखें, ये डायग्राम यहाँ पे मौजूद है, वो भी मैंने एक्सप्लेन की है, और ये वो सारे कोएफिशिएंट्स यहाँ भी मौजूद है। इसमें एग्जांपल्स है, ये फुल एग्जांपल के ऊपर मेरे 2 वीडियोस मौजूद है, आप लोग इसको देख सकते हैं कैसे आपने पॉइंट्स को कटअप करना है, स्प्लाइसेस कैसी क्लास ए स्प्लाइस क्या होती है और क्लास बी स्प्लाइस आप देखेंगे कि अब ये यूज़ होंगी। लेफ्ट स्प्लाइसेस आपके पास 2 तरह की होती हैं, एक क्लास ए जो कि 1.3 टाइम्स ऑफ एलडी और एक क्लास बी, सॉरी ये क्लास ए स्प्लाइस है जो कि 1.0 टाइम्स ऑफ एलडी और एक क्लास बी है। हम जो यूज करते हैं वो क्लास बी स्प्लाइस यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। नाउ हमने एलडी फाइंड आउट किया, साई टी साई ई को 1 आप ले ले और एफ सी प्राइम और लेमडा को भी आप 1 ले ले। डी भी जो है वो हमारे पास, देखिए जो आमतौर पर साइट के ऊपर अगर आपने देखा होगा कि आपने लैब देना है 60D के ऊपर, आपने कॉलम में 45D के ऊपर देना होता है और बी में ये सारे के सारी चीज़ें यहाँ से कैलकुलेट होती है, ठीक है ना। ये सारे की सारी चीज़ें यहाँ से कैलकुलेट होती है। अब यहाँ पे जो स्प्लाइस होती हैं वो इससे कम नहीं होगी। अब एलडी का मतलब क्या है? एलडी का मतलब ये है, मैं आप लोगों को आसान अल्फाज में समझाऊं। देखिए हमारे पास लेट मी शो यू हेयर स्निपिंग टूल। देखिए लेट्स से अगर हमारे पास ये बीम है ना, तो चूंकि मैक्सिमम मूवमेंट जो पॉजिटिव मूवमेंट होती है, अब यहाँ से नेगेटिव मूवमेंट स्टार्ट होती है फिर इस तरह है ना, अब मैक्सिमम मूवमेंट यहाँ पे है पॉजिटिव मूवमेंट। इस एलडी का मतलब ये है कि यानी कि यहाँ पे जो हम स्टील यूज करेंगे, ये स्टील अपना यील्ड स्ट्रेस जो कि F60 के से हम यूज करते हैं, ये तब डेवलप करेगा जब ये इस पॉइंट से कंटिन्यू हो और इस पॉइंट से कंटिन्यू हो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ एलडी, यानी इस वजह से इसको डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। यानी कि इस स्टील को इस पॉइंट से दोनों तरफ एलडी डिस्टेंस तक कंटिन्यू होना चाहिए। यानी कि आप किसी भी बार को इस रीजन में डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते, इसके फार आपने इसको डिसकंटिन्यू करना है। यानी कि कम से कम आपने इतने डिस्टेंस तक, ये जो 4 नंबर 8 बार्स है, इन 4 बार्स को आपने एलडी एंड एलडी दोनों तरफ इतने डिस्टेंस में आपने इसको कंटिन्यू रखना है। इसका मतलब सिंपल मतलब ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इस एलडी का मतलब ही हो गया, ठीक है। अब फॉर नंबर 8 बार dB is 1 inch, LD will be 47.4, this means 48। let's see, इसका मतलब ये है कि 48 इंच इस साइड और 48 इंच इस साइड, इस जोन में आपने बार को कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है कि नंबर 7 के लिए 41 इंच। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप बार की डिटेलिंग करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम स्मॉल बार यूज करें। जितनी आपकी बार की साइज स्मॉल होती है उतनी उसकी एलडी कम होता है, यानी कि बार अपनी स्ट्रेंथ कम डिस्टेंस में डेवलप करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये क्राइटेरिया सेटिस्फाइड नहीं होती है, जिसके लिए हमें कॉलम की साइज भी बढ़ाना पड़ता है और हमें एक्स्ट्रा हुक्स और वो चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम B3 के लिए जो है डिटेलिंग रूल्स अप्लाई करते हैं। याद रखिए डिटेलिंग रूल्स क्या है, कुछ चंद रूल्स है जिसमें स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी की आती हैं और इस तरह शेयर के लिए एंकरेज फॉर पॉजिटिव। याद रखिए इतना आसान नहीं है कि आप किसी बार को डिसकंटिन्यू करें किसी पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे आप बार को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जब भी आप बार को इसको डिसकंटिन्यू कट ऑफ करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसी चेक्स है, ठीक है। ऐसी चेक्स ये है कि यहाँ पे आपने शेयर इफेक्ट देखना पड़ता है, आपने एंगरेज को देखना पड़ता है,
और बहुत सारे ऐसे कंडीशंस जो कि आपने सेटिस्फाई करने होते हैं, तब जाके आप इसको डिसकंटिन्यू करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी का एक पार्ट आता है। स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि आपने कितने बार्स को कंटिन्यू रखना है। अगर आपने स्प्लाइस देना है, जाहिर इसमें तो स्प्लाइस आएगी। स्प्लाइस जिसको हम लैपिंग कहते हैं, तो लैपिंग कहाँ देनी है और कैसे देनी है, और कितने डिस्टेंस, कितने मतलब लैप कितना होगा। ठीक है, ताकि एक जिसको हम कहते हैं टाई एक्शन, ओके, जिसको हम टाई एक्शन कहते हैं, यानी कि ये सारा बीम जो है ना एक मोनोलिथिक हो। ये सीआई कोड की कंडीशंस है, क्राइटेरियाज है। ठीक है ना। तो यही स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी का मेन मकसद यही है। अगर आप ये सेक्शन ज़रा स्टडी करें, कोड में जाए और ये सेक्शन स्टडी करें, तो कहते हैं कि लेफ स्प्लाइसिंग एटलीस्ट 1/4 ऑफ द पॉजिटिव मूवमेंट reinforcement but not less than 2 bars from span B3 with a similar amount of steel from beam B4. The splices will be class B splice at near the support with a length of 1.3 LD. This is very LD, आपके पास 61.6 इंच आता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी, यानी यहाँ पे जाहिर है कि इस पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की जरूरत तो नहीं है, लेकिन कोड ये कहता है कि आपने कम से कम 1/4 बार्स को, जो पॉजिटिव स्टील है क्वार्टर स्टील को आपने कंटिन्यू रखना है। ठीक है। और लेकिन मिनिमम 2 बार, इस तरह नहीं कि आप एक बार को वो कर दे, नहीं, 2 बार्स कंटिन्यू होने चाहिए सपोर्ट में। ठीक है। और अगर आपने स्प्लाइस देना है, आप उसको स्प्लाइस कर सकते हैं। स्प्लाइस देंगे आप क्लास बी, और स्प्लाइस या तो आप सपोर्ट के ऊपर देंगे या सपोर्ट से नियर द सपोर्ट आप देंगे। ठीक है, नियर द सपोर्ट आप देंगे। लेकिन याद रखिए कि अगर अर्थक्वेक या साइज्मिक डिटेलिंग हो तो फिर यहाँ पे आप नहीं दे सकते। वो 2 इंच, यानी कि 2 टाइम्स आप इंच डिस्टेंस के ऊपर आपने सपोर्ट से देना होता है। ठीक है, तो उसके अलहदा क्राइटेरिया है। लेकिन यहाँ चूंकि हम साइज्मिक डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने जो स्प्लाइस देना है वो इस रीजन में देना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमने जो नेक्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना है वो तो क्लियर हो गया। स्प्लाइस कितनी होगी, यानी जो लेप होगी उसकी लेंथ नंबर 8 बार के लिए 61-62 इंचेस होगी। ठीक है। लेप स्प्लाइस 2 नंबर 8 बॉटम बार्स फ्रॉम स्पेन B3 एज अ डिस्टेंस ऑफ 62 इंच विद 2 नंबर 7 बॉटम बार्स फ्रॉम स्पेन B2। इसका मतलब ये है कि यहाँ से बेसिकली आप देखते हैं कि जो नंबर 7 बार्स इस तरफ से आ रहे हैं, नंबर 8 इस तरफ से, तो यहाँ पे आप बार्स को स्प्लाइस करेंगे और स्प्लाइस या जो लेप होगी उसकी लेंथ 62 इंच होगी। क्लियर। नेक्स्ट, the 2 number 7 bottom bars which will be part of the longitudinal structure integrity tie must also, okay, instead of and must pass through the column. The longitudinal tie bars, yes, इसका मतलब ये है कि फिर इस साइड से 3 बार्स है ना, तो इसका 2 बार्स आपने कंटिन्यू करने हैं। तो नंबर 8 और नंबर 7 2 बार्स, यानी कि इस साइड से आएंगे 2, इस साइड से, उन 2 बार्स को आपने फिर आपस में टाई करना है। ठीक है। नेक्स्ट ये है एक्सटेंशन ऑफ बार्स इनटू द सपोर्ट्स। ये एसीआई कोड की क्राइटेरिया है कि कितने बार्स को आप यहाँ पे डिसकंटिन्यू करेंगे और कितने बार्स को आपने कंटिन्यू करना है। तो कोड, अगर आप इस सेक्शन आप ज़रा स्टडी करें, ये सेक्शन, तो ये बेसिकली डिफाइन करता है कि कम से कम 1/4 या 1/3 मीन्स 1/3 रीइंफोर्समेंट को आपने इस सपोर्ट के अंदर लाना है। ठीक है, यहाँ पे 1/3, लेकिन याद रखिए दो सरिये होने चाहिए। दिस मीन्स देयर मस्ट बी 2 बार्स विच मस्ट एंटर फ्रॉम द पॉजिटिव जोन टू द सपोर्ट। 2 बार्स होने चाहिए, 1/3 ऑफ द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या दिस मच। क्लियर। अगर मैं आप लोगों के साथ ये डिटेल थोड़ी शेयर करूँ, ये स्प्लाइसिंग की जो डिटेल इधर मौजूद है, तो आप लोगों को ये थोड़ा क्लियर होगा। ये आप देखें, let me show you here, not there, okay,
अपेंडिक्स एड्स में इधर तो नहीं है, इसमें नहीं है। ये जो वो है ना, इस जो मैग्रेगर की बुक है इसमें मौजूद है, ठीक है, मैग्रेगर की बुक में मौजूद है ये डिटेल। लेट्स सी, requires this section ACA code 12.11 requires that at least 1/4 of the positive moment reinforcement but not less than 2 bar from span B3 must extend a minimum of 6 inch। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो 4 नंबर 8 बार का जितना स्टील बनता है, ये आप देख रहे हैं ना, ये 3.16, याद रखिए इस 3.16 का अपने 1/4 लेना है, और 1/4 से जितना स्टील आता है उससे नंबर ऑफ बार्स फाइंड आउट करें, तो उतने नंबर्स ऑफ बार आपने यहाँ पे इंसर्ट करने हैं। ये एक बात। दूसरी ये है कि लेकिन 2 बार्स मिनिमम कंटिन्यू होने चाहिए, एक। दूसरी बात इसका ये है कि आप यहाँ पे जो स्टील डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, उस डिसकंटिन्यू के बाद जितना स्टील अमाउंट आपके पास आ जाता है, वो स्टील अमाउंट शुड नेवर बी लेस देन द मिनिमम स्टील। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम यानी कि जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट है उनसे कम नहीं होना चाहिए, ये भी आप याद रखिए। 1/4, लेकिन 1/4 एज जो निकल आता है वो मिनिमम स्टील से कम भी नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये बार एक्सटेंड होंगे, बेसिकली ये बार्स जो आप एक्सटेंड करेंगे तो याद रखिए इसको आपने 6 इंच डिस्टेंस तक सपोर्ट के अंदर एक्सटेंड करने हैं, और फिर इसका आप हुक देते हैं या नहीं देते, लेकिन 6 इंच, लेकिन प्रॉपर प्रैक्टिस ये है कि ये हुक प्रोवाइड करें, ठीक है। एक तो यानी कि एसीए कोड ये कहता है, ये रिक्वायरमेंट भी फुलफिल्ड है। इफेक्ट ऑफ शेयर, अब द बार मस्ट एक्सटेंड डी और 12 dB पास द पॉजिटिव मूवमेंट फ्लेक्सर कट ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंड बार डी। याद रखिए डी और 12 dB, डी और 12 dB में जिस तरह मैंने यहाँ आप लोगों के साथ ये शेयर किया था, यहाँ डी और 12 dB, तो नंबर 8 का 12 dB 12 इंच बनता है, ये नंबर 8 का 12 dB 12 इंच या डी, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होता है 21.5 मैक्सिमम है, तो 21.5 हम लेते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं। अब इफेक्ट ऑफ शेयर का मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि जब आप ये जो पॉइंट बी आपके पास आ गया और यहाँ जो पॉइंट सी हमने फाइंड आउट किया, वो तो हमारा थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट है ना, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप बार को डिसकंटिन्यू करेंगे, यहाँ शेयर इफेक्ट आता है, ठीक है। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि मैंने वहां पे एक्सप्लेन किए उन लेक्चर्स में से। तो उस शेयर की इफेक्ट से बचने के लिए जरूरी है कि आप ये जो कट ऑफ बार है ना, इसको एक्सटेंड करें फॉर अ डिस्टेंस इस डायरेक्शन में, और इस बार को इस डायरेक्शन में। याद रखें ये वो पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम मूवमेंट है। सो मैक्सिमम मूवमेंट से फार अवे, यानी जिस तरफ मैक्सिमम मूवमेंट है उसके अपोजिट साइड पे आपने उस बार्स को एक्सटेंड करना है। कितने डिस्टेंस तक, 12 dB या डी। इसी तरह इस तरफ भी 12 dB या डी, तो डी डिस्टेंस तक, क्योंकि डी 21। सो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट तो 81 इंचेस के ऊपर है ना, 81 इंचेस के ऊपर हमने कैलकुलेट किया 81, ठीक है। अब उनमें से ये माइनस करना है डी डिस्टेंस जो कि 21.5 है, तो ये जो पॉइंट बनता है ना, ये इसको हम कहते हैं एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट। इसके बाद जो डिस्टेंस बचता है ये हमारा कट ऑफ डिस्टेंस पर होगा। इसी तरह ये डिस्टेंस चूंकि इस साइड से 101 है ना, 101 में से आप जो 12 dB यानी जो डी डिस्टेंस है उसको माइनस करें, तो ये वो डिस्टेंस होगा जिसके बाद आपने उस जो पॉजिटिव बार है उसको डिसकंटिन्यू करना है, यानी कि आपने उसको काटना है, ठीक है। 1.75 फीट टू पॉइंट बी प्राइम इन सी प्राइम, ठीक है, यानी 21.5 इंच आपका इतना फीट बनता है। एंकरेज, एंकरेज का मतलब क्या है, द बार मस्ट एक्सटेंड एल डी पास द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बार स्ट्रेस। अब इसका मतलब ये हुआ कि देखें ये पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ पहले भी
एक्सप्लेन किया पहले भी कि मैक्सिमम पॉइंट से आपके बार्स एलडी डिस्टेंस तक कंटिन्यू होने चाहिए, इस साइड भी और इस साइड भी। क्योंकि ये एलडी हमारे पास कितना है, एलडी हमारे पास 47.4 है, तो ऑलरेडी कंडीशन सेटिस्फाइड है। क्योंकि वो बार जो हम कट कर रहे हैं तो हम कितने डिस्टेंस पे, 5 फीट से, तो 5 फीट और 5 फीट, यानी कि अगर 194 में से आप 60 इंच को माइनस करें 194 में से, क्योंकि आप लोगों को मालूम है जो हाफ है ना, हाफ बीम का हाफ कितना बन रहा है हमारे पास। देखिए ये मैक्सिमम मूवमेंट जो है ना ये 194 है ना, और ये जो एक्चुअल कटअप बार, यानी कि जहां से हमने बार को कटअप करना है, अगर आप 81 में से ये डिस्टेंस 21.5 निकाले तो ये हमारे पास 60 इंच बनता है। तो 81 में से अगर आप इस 194 में से आप 60 निकालें तो जाहिर है कि ये तो एलडी से ज़्यादा है ना, एलडी से तो ये ज़्यादा बनेगा। तो इस वजह से इंक्रीज का हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इंक्रीज का मतलब ये है कि आपने बार को इतने डिस्टेंस तक, यानी कि 47.4 इंच तक आपने कंटिन्यू करना है ताकि उसकी जो स्ट्रेस है 60 के साइड वो डेवलप हो। ठीक है, so increase positive movement, bars must extend LD past the actual cutoff points adjacent. The actual extension past B prime and C prime exceeds 60 inches and 78 inches respectively, both of which are greater LD, so that's why it is okay. Now increase at point of inflection, this is very important. एक और क्राइटेरिया है जिसको आपने सेटिस्फाई करना है। ये क्राइटेरिया ये है कि LD शुड बी लेस देन और इक्वल टू mn डिवाइड बाई VU प्लस LA। LA क्या है, mn क्या है, VU क्या है। VU तो ऑलरेडी हमें पता है, और mn क्या है इसको हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए फ्रॉम फिगर A3 द पॉजिटिव मूवमेंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, देखिए इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये वो पॉइंट है जहां पे मूवमेंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में, तो इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। और पॉजिटिव मूवमेंट के लिए वो डिस्टेंस 0.098 ln है। क्लियर, इसी तरह इस सेट के लिए 0.146 है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 0.146 और 0.09 है, तो इस तरह 38 इंचेस और 56.6 इंचेस। क्लियर, from the interior. At each of these points, the remaining steel is 2 number 8 bars. AS should be, देखिए हमारे पास एरिया ऑफ स्टील जो है वो इतनी है, क्योंकि इसके जाहिर है कि 38 इंच चूंकि इस साइड से है। ठीक है, अब लेट्स से हम देखिए हमारा पास जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है ना वो 38 इंच है। ये आप बात ज़रा याद रखें, हमारे पास जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट, यानी कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब ये है कि ये जो मूवमेंट है ना, मूवमेंट इस तरह, ये जहाँ पे जो पॉजिटिव मूवमेंट जहाँ पे 0 है इस साइड से 38 इंच के पास लेपर है। ठीक है ना, और इस साइड से ये कितने डिस्टेंस पे है, 70, आप देखिए इधर 56 पे है, तो इस साइड से 56 पे है। ठीक है, आप देखिए ना हमारा कटअप डिस्टेंस इस साइड से 60 इंच हमने डिसाइड किया। ठीक है, और इस साइड से हमने जो डिसाइड किया वो है इधर 79.6 फीट एंड 6 इंचेस। क्लियर, 6 फीट एंड 6 इंचेस एंड 78 इंचेस रिस्पेक्टिवली। यस, 78। इस साइड से हमारे पास जो एक्चुअल कटअप पॉइंट है, याद रखिए, अब ये सी प्राइम है और ये जो है हमारे पास नो, ये तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये इसको आप ज़रा रिमूव करें। ठीक है, यहाँ से इस तरह ले आए, इस तरह। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो 56 इंचेस पे है, और हमारा कटअप डिस्टेंस जो एक्चुअल कटअप पॉइंट है ये सी प्राइम, और ये जो बी प्राइम है, देखिए बी पॉइंट को हमने बी प्राइम जो कि हमारा एक्चुअल कटअप पॉइंट, इसी तरह हमने सी को सी प्राइम जो कि हमारा एक्चुअल कटअप, थ्योरेटिकल को हमने एक्चुअल में, और इस तरह थ्योरेटिकल को हमने एक्चुअल में
कट ऑफ पॉइंट में कन्वर्ट किया। अब देखिए ना, ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारा किस रीजन में आ रहा है, यानी ये वो रीजन है जहां पे हमारे पास 2 नंबर एड बार है। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर एड बार कंटिन्यूड है, तो इस वजह से उन्होंने जो ए इस लिया है वो इसने लिया है 1.58। क्लियर। इसके बाद इसने ए कैलकुलेट किया, बाकी प्रोसीजर तो सेम है। अब याद रखिए बी ई वो इफेक्टिव विड्थ है, ठीक है ना, और ए एस एफ वाई डी, लेकिन यहाँ पे टी एक्शन होगी जाहिर है, तो वो भी इफेक्टिव आप लेंगे। क्लियर। और यहाँ पे एम इन की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। इसी तरह चेक एट द एक्सटीरियर एंड फ्रॉम शेयर डायग्राम बी यू एट 38। याद रखिए इस 38 इंच के ऊपर 9, यहाँ आपने शेयर को कैलकुलेट करना है शेयर डायग्राम से, जो आपके पास ऑलरेडी नोन है, और इस तरह इस 51 के ऊपर आपने शेयर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस तरह डायग्राम आपके पास तो ऑलरेडी नोन है, तो सिमिलर ट्रायंगल रूल से आप इसको फाइंड आउट करें, ठीक है। इतना मैटर नहीं है, आप लोग इसको सिमिलर ट्रायंगल रूल्स यूज करें, यू विल गॉट दीज 2 वैल्यूज। अब देखिए सिमिलर ट्रायंगल रूल यूज किया है 61.2 और 45.9। नेगेटिव के लिए ये है, सॉरी वी यू एट 38 इंच एक्सटीरियर बीफ, जो एक्सटीरियर एंड है ये वाली साइड, तो इसके लिए आपके पास जो शेयर है वो 45.9 है, और जो एल ए है, एल ए इज द लार्जर ऑफ डी और 12 dB, वो ऑलरेडी हमने डिसाइड किया है 21 पॉइंट। अब सारे वैल्यूज इसमें से प्लग करें, सो यू गॉट 65.5 इंच। नाउ दिस एक्सीड्स एल डी, अब ये एल डी से ज्यादा है, सो दिस इज ओके। क्लियर, सिंपल कंडीशन है। इसने यहाँ पे लिखा है कि एल डी शुड बी लेस देन आर इक्वल टू, यानी कि ये वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए। अब ऑलरेडी ज्यादा है, सो दैट्स वाई वी डोंट नीड, ओके। ये एंकरेज एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये क्राइटेरिया भी सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है, यस ये इंटीरियर के लिए इसने चेक किया और इंटीरियर के लिए भी ओके, ठीक है। समरी ऑफ द बार कट अप पॉइंट्स फॉर द पॉजिटिव मोमेंट स्टील इन बीम B3, दिस इज द एंड स्पैन ऑफ कंटिन्यूस इंटीरियर बीम। नाउ इसके बाद ये हमने कंफर्म किया कि हमने बार को डिसकंटिन्यू करना है, या मैं अपने लोगों के साथ शेयर करूं जो फाइनल आ गया, फाइनल ये बी प्राइम, ये हमारा एक्चुअल कटअप पॉइंट है, जो कि फेस ऑफ द सपोर्ट से 5 फीट यानी 60 इंच के ऊपर होगी, और जो सी प्राइम जो कि हमारा एक्चुअल कटअप पॉइंट है, ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होगा, 6 फीट एंड 6 इंचेस। बी और सी हमारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे जिसको हमने कन्वर्ट किया एक्चुअल कटअप पॉइंट में, और आपने देख लिया कि कितने क्राइटेरियाज को हमने सेटिस्फाई किया, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बहुत मज़े की बात ये है कि अगर इसको हम कंपेयर करें ना इस डायग्राम से, इन कोएफिशिएंट से, ओके, इन कोएफिशिएंट से इधर जो कोएफिशिएंट है बेसिकली जो L/7 और ये, अब आप देखिए इधर आप देख सकते हैं, देखिए कि अगर आपने बार को कट ऑफ करना है तो आप L1/8 के डिस्टेंस पे कट ऑफ करेंगे, ठीक है। और जी जो सेप बेसिकली करता है मल्टीपल स्पेन्स के लिए, तो आप देख सकते हैं कि ये 0.125, ये आप देखें ना, बार को अगर आपने नीचे कट अप करना है तो ये इतना डिस्टेंस। सो लेट मी चेक इट कैलकुलेटर। क्लियर। अब 0 पॉइंट देखें, अगर हम इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक करें, 0.125 ओके टाइम्स 388, क्लियर, ये 48.5 इंचेस। देखिए 48.5 इंचेस, इसको अगर हम डिवाइड करें 12 से तो ये 4 फीट बनता है। अब हमारे पास 6 फीट 6 इंचेस आता है, दैट्स व्हाई आई से दिस इज अनइकोनॉमिकल। आमतौर पर ये सेफ है लेकिन ये अनइकोनॉमिकल है। अगर आप दूसरी साइड के लिए देखें, ये आप देखें इस साइड से, तो इस साइड से इसके लिए भी ये तकरीबन यही कोएफिशिएंट है,
इधर अगर आप देखें, ये देखें इस साइड से ये जो डिस्टेंस है ना जोन ए, तो वही 0.125 है, और उस साइड से जो हमने डिसकंटिन्यू किया कितने डिस्टेंस पे, तकरीबन 60 इंचेस, मीन्स 4 फीट ही देता है और हमने 5 फीट, सो 5 फीट, सो 1 फीट सरिया आपके पास इस साइड से, और उस साइड से आपके पास तकरीबन 2.5 फीट एक्स्ट्रा सरिया बचता है। दिस इज वेरी हाई इकोनॉमी, क्लियर, वेरी हाई इकोनॉमी। तो ये वो चीज़ें हैं कि ये कोएफिशिएंट जो है ना, ये अप्रॉक्सीमेट कोएफिशिएंट है, ठीक है ना। ये अब देखिए एल वन बाई, लेकिन ये बेंट अप है, बेंट अप नहीं, कट अप, ये ठीक है, इसको याद रखें। अब ये L1/3 और L1/4, अब L1/4 पे आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो, अब पॉजिटिव के लिए तो हमारे पास 2 पॉइंट्स हमने डिसाइड किए। जो नेक्स्ट मसला है वो ये है कि नेगेटिव मूवमेंट्स है, और इस तरह ये पॉइंट्स है। तो ये जो बीम B4 है ना, इसके लिए भी इन्होंने यही रूल्स फॉलो किए हैं, ये सेम प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया है, और एफ प्राइम ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। जो सारा प्रोसीजर हमने फॉलो किया, यही प्रोसीजर आप इसके लिए भी फॉलो करें। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि आपका 3 बार्स है, ठीक है ना, 3 नंबर 7 बार्स है। तो 1 बार को आपने डिसकंटिन्यू करना है, 2 को आपने कंटिन्यू करना है, ठीक है। और यहाँ पे इन 2 बार्स को आपने स्प्लाइस करना है। स्प्लाइस या लेव की जो लेंथ होगी वो 62 इंचेस होगी, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, लेट्स से मैं आप लोगों के साथ ये पॉइंट डिस्कस करता हूँ, बाकी ये लोग आप लोगों ने खुद करना है। अगर आपने इसके लिए हैंड्स लेनी है तो वही लेक्चर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है वो आप पढ़ लें, ठीक है। ये जो पॉइंट बेसिकली इन्होंने डिसाइड किए हैं, ये अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट्स है, क्योंकि इसलिए मैं आप लोगों के साथ आई वॉन्ट टू शेयर दिस पॉइंट विद यू। इसमें ये देखिए, एक्चुअल यहाँ पे तो हमारे पास 3 नंबर 7 बार्स है ना, ठीक है। अभी 3 नंबर 7 बार्स इस बीम में कितने डिस्टेंस तक इंसर्ट होंगे, यानी कि कितने डिस्टेंस तक ये एक्सटेंड होंगे, एक बात। दूसरी, इसमें जो सबसे अहम इशू है वो, जहाँ तक मुझे मालूम है, ये पॉइंट किसी को भी ये क्लियर नहीं होती है, ठीक है ना। देखिए मैंने एक लेक्चर अपलोड की है कि किस तरह आप कटअप पॉइंट डिसाइड करते हैं एक कैंटिलीवर बीम के लिए, ठीक है। आपके पास कोई भी कैंटिलीवर बीम हो तो उसमें जो नेगेटिव स्टील होती है ऊपर से, उसके लिए आप डेवलपमेंट लेंथ वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो इसके ऊपर मेरी पूरी एक लेक्चर अपलोड की है, आप लोग उसको देख के ऐसे क्राइटेरिया कोड्स सेटिस्फाइड की है, मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। इन्हीं लेक्चर्स के साथ आपको पता चल जाएगा कि इस बार्स को अगर आपने किसी दीवार कॉलम के अंदर इंसर्ट करना है कितना। अब देखिए ये 3 नंबर 7 बार्स, देखिए जो मैक्सिमम नेगेटिव मूवमेंट होती है वो मसला ये है कि वो इधर इस पॉइंट के ऊपर होती है, ठीक है, इस पॉइंट। अब जिस तरह आप लोगों को पता चल गया, मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया कि अब यहाँ पे मैक्सिमम मूवमेंट है ना, तो इस मैक्सिमम पॉइंट से ये बार कंटिन्यू होना चाहिए इस साइड और इस साइड, कितने डिस्टेंस तक, LD डिस्टेंस तक, डेवलपमेंट लेंथ। लेकिन अब चूंकि ये इंसर्ट हो रहा है सपोर्ट के अंदर, आगे तो आप इसको नहीं ले जा सकते। तो अगर आप आगे उसको नहीं ले जा सकते, सो यू नीड टू प्रोवाइड अ हुक। अब देखिए ये, अब ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये इसको हम कहते हैं LDH, डेवलपमेंट लेंथ ऑफ हुक, LDH। अब ये जो LDH जब हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले से, और अगर ये डिस्टेंस यहाँ पे अवेलेबल ना हो, तो इसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स है जो कि मैंने उन लेक्चर में एक्सप्लेन की है। या तो आप इस बार का साइज कम करेंगे, या आप FC प्राइम को इम्प्रूव करेंगे, मुख्तलिफ टेक्निक्स है। लेकिन अगर इन सारे, मतलब इफ यू डोंट कवर दिस डिस्टेंस, यू हैव टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ दैट सपोर्ट। अगर कॉलम है सो यू शुड नीड टू इंक्रीज द साइज, अगर बीम है तो यू शुड नीड टू इंक्रीज द साइज, अगर आपके पास LDH सेटिस्फाइड ना हो, ठीक है ना। तो इसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। लेट मी शो यू द LDH इफेक्ट। देखिए हम LDH को कैलकुलेट करेंगे इस एग्जांपल में, ठीक है। और वो अगर सेटिस्फाइड ना हो तो फिर आपने उसको सेटिस्फाई करना है। इसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स है, और वो टेक्निक्स मैंने
अगर आप इस यहाँ पे आ जाए ना, तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर कुछ एग्जांपल भी किए हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ना, यहाँ ये तो ये पूरी डिटेल यहाँ पे मौजूद है कि डेवलपमेंट लेन को आपने कैसे सेटिस्फाई करना है। ये आप देखें, ये एग्जांपल भी मैंने किए हैं। आप देखें ना, अगर आपके पास कितने डिस्टेंस तक आपके पास ये बार कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये आप देखिए, ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे की है कि ये बार अगर आपने, जाहिर है कि नेगेटिव मूवमेंट तो यहाँ होती है, तो कितने डिस्टेंस तक, इसको हम एल डी एच कहते हैं। एल डी एच अगर सेटिस्फाइड ना हो तो ये 21 इंच कारण फिर हमने इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल मैंने सॉल्व की है, जो आपका बहुत ज़बरदस्त सेंस डेवलप करेगा अगर आप जाके उसको पढ़ लें। लेंथ इन डायमीटर टू, ये सिंप्लीफाइड टेंशन है, ठीक है। लेकिन जो हम एल डी एच फाइंड आउट करते हैं ना, इसके लिए अप्लाइदा से अपने फॉर्मूले हैं, ये देखिए एल डी एच में ज़ाहिर एफ सी प्राइम को अगर आप देख सकते हैं ना, एफ वाई को अगर आप इंक्रीज करेंगे, डी बी, ज़ाहिर एल डी एच और डी बी का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो आप डी बी को डिक्रीज करेंगे ना, तो इससे आपका एल डी एच कम होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि स्पेशली जब आप इस तरह की डिसकंटिन्यू एज के ऊपर बार की प्लेसिंग करते हैं इस सिचुएशन में, यहाँ पे तो कोशिश करें कि स्मॉल साइज बार चूज करें, ठीक है, स्मॉल साइज, तो फिर आपको ये एल डी एच का इतना इशू नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यही पॉइंट इन्होंने डिस्कस की हैं, और सेलेक्ट कट अप और द पॉजिटिव मूवमेंट इन B4। तो ये B4 पॉइंट तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि आप इसको खुद कर लें, लेकिन ये जो B3 है ना, सेलेक्ट कट अप फॉर नेगेटिव मूवमेंट स्टील एट द एक्सटीरियर एंड ऑफ B3। अब ये वो है ना, ये कि अब जाहिर है कि ये स्टील कंटिन्यू होगा इसके अंदर कितने डिस्टेंस तक, और इस तरफ ये कितना डिस्टेंस तक। तो ये एलडीएच कैलकुलेट किया ना, ठीक है, ये इक्वेशन मौजूद है इसी ही बुक की इस सेक्शन में से, और आप एसीआई कोड अगर आपके पास है तो वहाँ से भी लेट से अगर आपको मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये 12 पॉइंट यहाँ पे ये इक्वेशन आपको अवेलेबल होगा, ये देखें ना, ये सारे इक्वेशंस यहाँ पे अवेलेबल है। एलडीएच को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एलडीएच का जो वो सेक्शन है इसमें ज़रूर होगा, ये आप देखें ना कितना हुआ हुक आपने प्रोवाइड करना है, और ये जो 14 इसमें ये इक्वेशन मौजूद है 25। अब यहाँ सेक्शन ये है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बेसिकली ऐसे कोड में मौजूद है, आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल ये जो ऐसे का सेक्शन, ये इसकी बुक की वो सेक्शन है, ये इक्वेशन बेसिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे एल डी एच जो 7 के लिए बनता है वो 16.6 इंच है, ठीक है ना। अब 16.6, लेकिन इसके साथ कुछ फैक्टर्स जो होती हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं। दिस कैन बी मल्टीप्लाई विद 0.7। वाई 0.7, तो ये पॉइंट मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है ना। और 0.7 या 0.8 जब ये अगर आप इस बुक में देखें ना, तो ये आप देखिए 0.7, तो 0.7 आप तब मल्टीप्लाई करते हैं कि जब आपके पास नंबर 11 बार एंड स्मॉलर हुक्स विद साइड कवर नॉर्मल टू प्लेन ऑफ हुक ग्रेटर देन 2.5 इंच एंड फॉर 90 हुक्स, देखिए फॉर 11 एंड स्मॉलर। अब इसका मतलब ये है कि यानी ये जो साइड कवर है ना, ये अगर आपके पास ये 2.5 इंच बन रहा हो, ठीक है, जिसको हम टेल कवर भी कहते हैं, और इसका, ठीक है, तो अगर ये कवर आपके पास 2.5, तो हम एडजस्ट कर सकते हैं 2 इंच हो, तो फिर आप 0.7 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जाहिर है, याद रखिए कि इसमें बहुत अहम रोल होता है, इस कवर का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि ये जितनी ये ज़्यादा होगी, ये कवर इसके लिए अवेलेबल होगी, तो इस बार को निकालना इस कंक्रीट से मुश्किल होगा, ठीक है। तो इस साइड कवर का इसका ऊपर इफेक्ट है, इस वजह से इसको ये डिक्रीज करता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो, ठीक है ना, तो फिर आप 1 नहीं लेंगे, 0.7 से आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्लियर। तो इस वजह से इन्होंने 0.7 से मल्टीप्लाई किया,
क्योंकि perpendicular to the plane of the hook exceeds 2.5 inch and 90-degree hook will be provided. If the tail cover is not less than 2 inches, that is tail cover, the hooks in question enter the spandrel beam perpendicular to the axis of the beam. बहरहाल the tail cover can be set. This is the tail cover. Okay, this is the tail cover. Okay, and side cover का मतलब ये है कि अगर आप इसकी क्रॉस सेक्शन आप इसको ड्रा करें ना, इस तरह अगर आप इसकी क्रॉस सेक्शन ड्रा करें तो ये बार तो ऊपर है ना, तो अब यहाँ पे याद रखें कि टी बीम एक्शन होती है। नो, यहाँ पे नेगेटिव वो है, लेकिन बार की स्पेसिंग का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो साइड कवर ये होती है बेसिकली, ये यानी कि यहाँ से जो कवर प्रोवाइड आप करते हैं ये आपका उस साइड कवर आता है। ठीक है, ये और स्टेल कवर आपका ये होता है। तो अगर ये 2 इंच और ये 2 इंच हो तो फिर 0.7 से तकरीबन आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते। तो इस तरह 11.6 इंच। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है, चूंकि ये गिर्डर है ना, गिर्डर, और इस गिर्डर का साइज आपके पास इस क्वेश्चन में 16 इंच है, तो 16 इंच में से आप अब ज़ाहिर LDH जो है ना वो आपके पास 11 इंच आ गया, तो इसमें से एडजस्ट हो सकता है। सो दिस मीन्स कि यहाँ पे आपका डेवलपमेंट लेंथ जो हुक के लिए वो सेटिस्फाइड है। बाकी आपने 90 डिग्री का हुक देना है, उसके जितने भी क्राइटेरिया है 12 dB या 6 इंच आप इसको कंटिन्यू करते हैं, जो भी है वो ठीक है ना। So this can be accommodated in the spandrel beam, therefore encourage the top bar into the spandrel beam with 90 degree hook. Clear? अब क्वेश्चन ये है कि ये इस साइड तो कोई इशू नहीं है, दूसरा इसको इस फेस से कितने डिस्टेंस तक कंटिन्यू करना है, ये क्वेश्चन है। इन 3 बार्स को कितने डिस्टेंस तक कंटिन्यू करना है, तो वही तरीक़ाकार है कि थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट निकालना है और फिर एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट निकालना है। ठीक है ना। थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट G है और एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट G प्राइम है। यहाँ वो कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच से जाता है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करता, डायरेक्ट ये चीज़ डिसाइड करते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के ऊपर। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालता है। देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकालना है, इधर आ जाए, ये इस साइड के लिए है ना, एक्सटीरियर एंड के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नेगेटिव मूवमेंट के लिए वो ये है 0.108 LN। ठीक है, तो यही वही डिस्टेंस इसने ली है 0.108 LN। ठीक है, देखिए एक्सटेंड ऑन द टॉप बार्स पास द नेगेटिव मूवमेंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसके ऊपर उसने डिसाइड किया है, और वो 41.9 इंच आता है। अब देखिए सिंपल सी बात है कि अगर ये आपके पास G यानी कि फेस से 41 इंच और इसको D या LD जो क्राइटेरिया है LN डिवाइड इफेक्ट ऑफ शेयर के लिए आपने इसको चेक करना है, फिर आपने एंकरेज के लिए चेक करना है, वो सारे 3-4 चेक्स आपने करने हैं और इस G को आपने एक्चुअल कट पॉइंट में से कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। LD डिस्टेंस वो भी सेटिस्फाई करना है, ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि इसका मतलब ये है कि इस बार को इस फेस से LD डिस्टेंस सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कि जो कि आई थिंक सो नंबर 7 के लिए कितना बनता है LD, नंबर 7 के लिए LD जो है वो रूल ऑफ द इफेक्ट वो आप फाइंड आउट करेंगे उसी ही फार्मूले से। क्लियर, जो इन्होंने कैलकुलेट किया नंबर 7 टॉप के लिए वो 54 इंच। इसका मतलब क्या है कि ये बार जो है, ये 3 बार्स 54 इंच डिस्टेंस तक कंटिन्यू होने चाहिए। ठीक है ना। अब इसने 12 dB LN/16, अब LN/16 यहाँ गवर्न करता है वो जो 24.3 है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि G जो कि थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट है, इसको कंटिन्यू करना है 24 इंच फर्दर। अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उस वाली केस में जो पॉजिटिव था उसको हम इस तरफ एक्सटेंड कर रहे थे, इसको हम इस तरह एक्सटेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि अब मैक्सिमम नेगेटिव मूवमेंट यहाँ पे है। ठीक है ना, मैक्सिमम नेगेटिव मूवमेंट अब इस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करता है, तो मैक्सिमम नेगेटिव मूवमेंट से आपने उसको फार अवे एक्सटेंड करना है। उसमें क्या था कि उसमें हमारे पास पॉजिटिव मूवमेंट इधर था, तो इस वजह से हमने थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट को इस तरफ एक्सटेंड किया, इसी तरह इस साइड पे हमने इस तरह एक्सटेंड किया। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट ये है ना, तो इधर मैक्सिमम मूवमेंट है, तो इस वजह से हमने 24 इंच इसको फर्दर इंक्रीज करना है। अब डिस्टेंस क्या है, एक
जो थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट का डिस्टेंस है 41.9, उसके साथ ये जो ln/16 है ना 24, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, जो कि हमारे पास बनता है 66.2 इंचेस, यानी 5 फीट 6 इंच। लेकिन याद रखिए कि ये डिस्टेंस डेवलपमेंट लेंस के साथ आप क्रॉस चेक करेंगे। अगर ये डेवलपमेंट लेंस से ज़्यादा है तो फिर तो ओके, अगर ये कम है तो फिर आप डेवलपमेंट लेंस के ऊपर डिसाइड करेंगे। ठीक है ना, ये दो बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। मतलब ये है, अब हम फाइनल स्टेज में हैं। अब हमने डिसाइड करना है कि बार को कितने डिस्टेंस तक हमने कंटिन्यू रखना है। मतलब ये है कि इस बार ये जो 3 बार्स है ना नंबर 7, ये तो एल डी जो कि 54 इंच है, उस उतनी डिस्टेंस तक तो कंटिन्यू होनी चाहिए, एक बात। दूसरी जो हमने कैलकुलेशन की, जो कि हमारे पास ये आ गया, ये 62.2 इंच। अब 62.2 इंच चूंकि 54 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बार है ना, इसको आपने कंटिन्यू रखना है कितना, 62 इंच तक। अगर डेवलपमेंट लेंथ 62 से ज़्यादा होता तो फिर हम उस डिस्टेंस तक हम इसको कंटिन्यू रखते। तो फाइनल, अब इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये हो कि 5 फीट इन 6 इंच, यानी कि 66 इंच तक आपने 66.2 इंच, सॉरी 66, यानी कि 66 इंच तक इस फेस ऑफ द सपोर्ट से डिसकंटिन्यू करना है। ठीक है, और इसके बाद अपने बार्स को कट अप करना है। इस तरह ये सारे कैलकुलेशन आपने इन एच प्राइम, यानी ये हमारा थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट, ठीक है, फिर हमारा एक्चुअल, फिर हमारे पास थ्योरेटिकल, फिर हमारे पास चूंकि यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर 7 और 2 नंबर 6 बार है, तो यहाँ हम 2 नंबर 6 बार डिसकंटिन्यू करते हैं, 2 नंबर 6 और 2 वो बार हम कंटिन्यू रखते हैं, फिर उसके बाद हम उस सारी को कंटिन्यू डिसकंटिन्यू करते हैं, वो आप खुद करेंगे। ठीक है ना, तो ये सारा कैलकुलेशन है जो कि बाकी प्रोसीजर्स का सेम है। इसमें एक चेक ये भी है, एक और चेक भी है जो इन्होंने यहाँ पे सेटिस्फाइड की है। ये चेक भी मैंने उन वीडियोस में से कम्प्लीटली डिस्कस की है कि आप जब भी किसी टेंशन, चूँकि ज़ाहिर है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप बार को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, इधर इधर का आप देखें, इधर बी और बी प्राइम में से इधर आप कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो ये आपका पॉजिटिव मूवमेंट रीजन है। तो जब भी आप किसी टेंशन जोन में बार को कट अप करते हैं, उसके लिए एक फर्दर चेक है जो कि सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाइड ना हो तो फिर आप बार को कट नहीं कर सकते। एक फर्दर चेक है ACI कोड का, और वो चेक ये है, देखिए ये चेक है, if VU exceeds 2/3 of this, ठीक है ना, यानी बी सी प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम, ए प्राइम, एच प्राइम occurs in zone of flexure. ACI code section requires special consideration of this region if you exceeds 2/3, जो कि यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है, तो इस वजह से कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहरहाल दिस क्वेश्चन एंड्स अप विद दिस फाइनल अरेंजमेंट। अब इस फाइनल अरेंजमेंट में आप लोगों को मैं के साथ में ये शेयर करूं कि 3 इंच के ऊपर तो एक स्ट्रिप डाला है, फिर इसके बाद इन्होंने कंटिन्यू किया। याद रखिए जिस जहां पे आपने बार को कट अप करना है, वहां पे आपने स्पेसिंग ऑफ स्टिरप्स को क्लोज कर रखना है, और पॉजिटिव टेंशन जोन की तरफ जहां पे मैक्सिमम, उसकी तरफ आपने बार्स को कम से कम डी डिस्टेंस तक कंटिन्यू रखने हैं। ठीक है, इसी तरह यहां पे आप कर रहे हैं तो इस तरफ हमने कंटिन्यू करने हैं। इसी तरह अगर आप नेगेटिव रीजन में देखें, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे आप बार कट अप कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव मैक्सिमम मूवमेंट की तरफ आपने क्लोज स्ट्रिप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ डी डिस्टेंस में क्लोज रखने हैं। इसके बाद आपने नॉर्मल 6 इंच से रखने हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हुए हैं। प्लीज़ इसको आप रीड आउट करें। इसमें आपको कोई भी मसला हो तो आप लोग कमेंट में आप मेरे साथ इसको शेयर कर सकते हैं। आई विल डू द रेस्ट ऑफ कैलकुलेशन। बहरहाल इसमें इतना वो मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग वो वीडियोस जो मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किए, आप उसको थारोली वॉच करें तो आई थिंक, क्योंकि मैंने उसमें बेसिकली वो सारे, अगर आप मैग्रेगर बुक में आए ना और बार्न डेवलपमेंट की चैप्टर आप खोलें,
तो वहाँ से ये आप लोगों को क्लियर होंगे। ठीक है, ये मैकग्रेगर की जो बुक है ना, मैंने MC कॉर्मिक और मैकग्रेगर और निल्सन, इसमें से जितनी भी एग्जांपल्स हैं ना डेवलपमेंट लिंक के ऊपर, वो मैंने वहाँ पे थारोली एक्सप्लेन की है। ये आप देखिए, यहाँ ये मैकग्रेगर की बुक में आप देख रहे हैं, ये सारे चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने उन वीडियोस में सॉल्व की है। अब आप देखें ना, ये LD कैंटिलीवर बीम की सूरत में यहाँ पे आप देख सकते, ये साइड कवर है। ठीक है, और टेल कवर क्या, और साइड ये वो LDH का वो फॉर, ये तो डेवलपमेंट लेन का है, लेकिन LDH का वो भी मैं आप, ये आप देखें यहाँ से बाहर कितने डिस्टेंस तक कंटिन्यू होने चाहिए। ठीक है, साइड कवर क्या होती है, ये आप देखें टेल कवर। ठीक है, ये साइड कवर आप देखें ना, ये आपका साइड कवर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी। और ये सारे चिक्स आप देख सकते हैं, ये चिक्स सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये वो रूल्स है कि कितने वो आपने डिसकंटिन्यू करना है, कितने, ये आप देखें। ठीक है, और इसके ऊपर डिटेल एग्जांपल्स यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। यहाँ ये सारे एग्जांपल मैंने, आप देखिए EF, फिर इसको E' तक, F' तक, फिर नेगेटिव के लिए किस तरह करते हैं इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम में। तो ये आप देख सकते हैं JKL, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस है। ठीक है ना, इसी तरह वो कोएफिशिएंट्स आप देख सकते हैं ये। ठीक है, तो ये सारे वीडियो, उन वीडियोस पे अगर आप जाए तो आपको पता चल जाएगा कि इन सारी डिटेल, इसकी डिटेल क्या है। बहरहाल दिस दिस विल बी द फाइनल डिस्कशन। हाँ, एक बात और कि लेट मी शो यू दिस लास्ट पॉइंट विद यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थिंक सो। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप ज़रा इसको क्रॉस चेक करें ना, ये इसने जो बार को यहाँ से ये जो डिसकंटिन्यूड है ना, तो ये डिस्टेंस कितना बनता है, लेट मी चेक इट। ये डिस्टेंस नहीं, जो फाइनल ये, अब देखिए 9 फीट इन 4 इंचेस। अगर आप इसको L/3 से जरा चेक करें ना, वो जो कोएफिशिएंट जो कि हम साइड में यूज़ करते हैं L/3 से, तो लेट मी चेक इट, 388 डिवाइड बाई 3, इट विल गिव यू 129 डिवाइड बाई 12, तो राउंड अबाउट 10 इंचेस, 10 फीट से राउंड अबाउट 11 फीट। अब 11 फीट और 9 फीट, तो कितना स्टील की बचत हो रही है आपको। तो ये इशू ये है कि बाई एक्सपीरियंस वो फैक्स करते हैं, एक्चुअली ये है। बहरहाल दिस इज अ लेंथी कैलकुलेशन, तो इस वजह से वो जो कोएफिशिएंट्स है वो आपके लिए थोड़े आसान होते हैं। बहरहाल ये पूरा प्रोसीजर था। आपको इस वीडियो में इस लेक्चर रिलेटेड कोई भी मसला हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, ठीक है, सो यू कैन share with me. Thank you for watching.